अमेरिका के एक शहर के एयरपोर्ट पर सुबह की शुरुआत होती है। ब्रेंडन अपने ट्रेलर में गहरी नींद से जागता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उस खौफनाक सपने की परछाई है जिसमें उसने समुद्र की गहराइयों में एक औरत को बेबस हालत में देखा था। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसे एहसास होता है कि काम के लिए देर हो रही है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए तुरंत तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर जेड अपने दोस्त कायल के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। ये तीनों मिलकर काबो के एक लग्जरी रिसोर्ट में छुट्टियां बिताने का प्लान बना चुके हैं। तभी जेड की गर्लफ्रेंड एवा वहां पहुंचती है और बताती है कि उनका सिक्योरिटी गार्ड ब्रैंडन भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि उसके पिता बिना हिफाजत के उसे इतनी दूर भेजने की इजाजत नहीं देते। जेड को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो हंसते हुए कहता है कि रिसोर्ट जैसी जगह पर बॉडीगार्ड की बना क्या जरूरत। तभी एवा के पास उसके पिता की कॉल आ जाती है। उधर कायल मजाक में पूछता है कि ब्रैंडन हर चीज को इतनी गंभीर नजर से क्यों देख रहा है। ब्रैंडन बड़ी शांति से जवाब देता है कि किसी भी जगह और किसी भी वक्त कुछ भी गलत हो सकता है। इसके बाद वो एयरपोर्ट पर घूम रहे लोगों को देखकर एक एक करके उनकी आदतें और हरकतें बताने लगता है, जिसे देखकर उसकी प्रोफेशनल सोच से जेड और कायल दोनों हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद सब लोग बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक एयरपोर्ट स्टाफ एवा को पहचान लेता है और कहता है कि उसका वोट पहले से ही मौजूदा गवर्नर को जाएगा। इससे साफ हो जाता है कि एवा कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक रसूखदार परिवार से है। इसी एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से में मार्टी और हैंक अपनी पोती रोजा के साथ बैगेज क्लेम पर खड़े हैं। रोजा ने अपने बैकपैक में अपना सबसे पसंदीदा टेडी बियर रखा हुआ है। सीढ़ियों से नीचे जाने से पहले उसकी दादी कहती है कि उन्हें एक छोटा सा काम है और वो गेट पर मिलेंगी। फिर रोजा अपने दादाजी के साथ प्लेन की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसके दादाजी उसे अपने सैनिक जीवन की पुरानी कहानियां सुनाने लगते हैं। बातों में इतना खो जाने की वजह से रोजा का टेडी बियर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसका ध्यान भटका होने के कारण उसे एहसास ही नहीं। इंजन का एक विशाल टुकड़ा हवा में उड़कर प्लेन की दीवार से पूरी ताकत के साथ टकराता है, जिससे प्लेन का ढांचा कागज की तरफ हट जाता है। देखते ही देखते प्लेन में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और हवा के भयंकर दबाव के कारण लोग अपनी सीटों से हवा में उछलने लगते हैं। प्लेन हवा में ही दो हिस्सों में टूटने लगता है और चारों तरफ दिल दहला देने वाली चीख पुकार मच जाती है। हर कोई जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने सब बेबस हैं। कई यात्री पलक झपकते ही प्लेन से बाहर खिंच जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स के भीतर प्लेन सीधे समंदर की लहरों से जा टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि ज्यादातर लोग मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। ब्रैंडन की छाती पर भी एक भारी मलबा गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। समंदर के भीतर प्लेन की सीटें एक दूसरे से बुरी तरह टकराती हैं, जिससे बचे हुए लोग भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। जब एवा की आंखें खुलती हैं, तो उसके सामने का नजारा रूह कपा देने वाला होता है। वो देखती है कि कायल का हाथ बुरी तरह कट चुका है और वो खून से लथपथ है। धीरे धीरे प्लेन पानी में और नीचे समाने लगता है। तब एवा, जेड और कायल को समझ आता है कि वे समंदर की अंधेरी गहराइयों में कैद हो चुके हैं, जहां चारों तरफ पानी और ऊंचे पहाड़ है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी डेनिलो सामने आता है, जो क्रू केबिन में छिपने की वजह से मोजजे की तरह बच गया था। अचानक समंदर के पानी के अंदर से कुछ हलचल होती है और एवा देखती है कि ब्रैंडन जिंदा है। वो न सिर्फ खुद बच निकला, बल्कि रोजा और उसकी दादी मार्टी को भी सुरक्षित बाहर निकाल लाया। ब्रैंडन अपनी छाती में धंसे लोहे के टुकड़े को दर्द से कराहते हुए बाहर खींचता है, जबकि डेनिलो फौरन फर्स्ट एड की मदद से मार्टी को होश में लाने की कोशिश करता है। होश आते ही रोजा अपने दादाजी को न पाकर बिलखने लगती है। तब ब्रैंडन भारी दिल से उसे बताता है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मासूम रोजा पूरी तरह टूट जाती है। ब्रैंडन सबको समझाता है कि अगर जिंदा रहना है तो हिम्मत नहीं हारनी होगी। वो बताता है कि प्लेन अभी एक चट्टान पर अटका हुआ है और वे एक एयर बबल के अंदर हैं, जिसकी वजह से पानी तुरंत अंदर नहीं आ रहा। उनके पास बचने का प्लान बनाने के लिए बस कुछ ही वक्त है। डेनिलो खबर देता है कि हादसे से पहले पायलटों ने सिग्नल भेज दिया था, जिसका मतलब है कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ रही होगी। मगर सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की है। जब डेनिलो टैंक चेक करता है तो पता चलता है कि सारे टैंक खाली हैं। तभी मार्टी को याद आता है कि प्लेन में एक और यात्री था जो हमेशा अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखता था। ब्रैंडन बिना देर किए
उस सिलेंडर को ढूंढने का फैसला करता है। मार्टी उससे अपने पति की आखिरी निशानी के तौर पर उनकी टोपी लाने की गुजारिश भी करती है। ब्रैंडन पानी से भरे हिस्से में उतर जाता है और अंधेरे के बीच सिलेंडर और टोपी ढूंढ निकालता है, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि पानी के सन्नाटे में एक शिकारी उसकी ताक में है। अचानक एक विशाल शार्क ब्रैंडन पर हमला कर देती है। ब्रैंडन दर्द से तड़प उठता है, लेकिन किसी तरह सिलेंडर और टोपी एवा तक पहुंचा देता है। डूबती आवाज में वो एवा से कहता है कि अब उसे खुद ही लड़ना होगा, और तभी वो भयानक शार्क ब्रैंडन को खींचकर समंदर की गहराई में ले जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। अब सबको एहसास होता है कि वे मौत के साए में हैं। मार्टी, जो कभी सेना में नर्स रह चुकी थी, अपनी हिम्मत जुटाती है और डेनिलो से फर्स्ट एड किट लाने को कहती है। एवा सफर के दौरान पढ़ी जा रही मैगजीन्स को उठाती है ताकि कायल के कटे हुए हाथ को सहारा देकर उसकी हड्डी वापस बिठाई जा सके। दर्द से कायल की हालत खराब है, लेकिन वे किसी तरह उसे संभाल लेते हैं। बाहर एवा के पिता, जो राज्य के गवर्नर हैं, पूरी फौज को अपनी बेटी की तलाश में लगा देते हैं, लेकिन समंदर की विशालता के आगे उनका कोई सुराग नहीं मिल पाता। प्लेन के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। मार्टी और डेनिलो अपनी पुरानी यादें साझा करते हैं ताकि डर का माहौल कम हो सके। तभी उन्हें पानी का रंग लाल होता दिखाई देता है। शार्क बाहर मरे हुए लोगों के शरीरों को अपना शिकार बना रही थी। रोजा सहम जाती है, लेकिन एवा उसे सीने से लगाकर भरोसा दिलाती है कि मदद जल्द ही आएगी। एवा हिसाब लगाती है कि उनके पास अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, इससे पहले कि पूरा प्लेन जलमग्न हो जाए। तभी अचानक प्लेन की दीवारों से धातुओं के चट। ज़ेड के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। वो समझाता है कि प्लेन की ये दीवारें मामूली एल्यूमिनियम की है, कोई मजबूत सबमरीन नहीं जो इतना गहरा दबाव झेल सके। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक प्लेन एक बार फिर से नीचे की ओर खिसकने लगता है और समंदर की गहराइयों में सैकड़ों मीटर तक फिसलता चला जाता है। आखिरकार वो एक विशाल खाई के मुहाने पर जाकर अटकता है। किस्मत अच्छी थी कि कैबिन के अंदर सब सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे मौत के मुहाने से बस कुछ ही मीटर दूर है। एवा अब हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि उन्हें अब अपनी जान दांव पर लगानी ही होगी। जैसे जैसे प्लेन नीचे धंस रहा है, उन्हें तैरकर उस छेद तक पहुंचना होगा। जेड घबराकर कहता है कि बाहर खूंखार शार्क पहरा दे रही हैं। एवा जवाब देती है कि उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी नन्ही रोजा मासूमियत से कहती है कि शार्क को हवा के बुलबुलों से नफरत होती है, लेकिन कायल उसे झिड़क देता है कि ऐसी मुसीबत में एक बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर उसे क्या पता था कि शायद यही मासूम मशविरा उनकी जान बचा ले। तभी जेड को याद आता है कि फ्लाइट में कुछ गोताखोर भी थे जिनके ऑक्सीजन टैंक सामान वाले हिस्से में हो सकते हैं, लेकिन डेनिलो इस उम्मीद पर पानी फेर देता है। वो बताता है कि लगेज एरिया में जाने के लिए कैबिन के अंदर एक हैच तो है, मगर सुरक्षा के लिहाज से अक्सर सिलेंडरों को खाली कर दिया जाता है। एवा सुझाव देती है कि फिर उन्हें मास्क और वाटर सूट पहनकर ही निकलना होगा, पर जेड इसे नामुमकिन बताता है। वो समझाता है कि इतनी गहराई से ऊपर सतह तक पहुंचना मुमकिन नहीं, रास्ते में ही दम घुट जाएगा। सबको सामान चेक करने का कहकर एवा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और वहां अकेले में बुरी तरह टूटकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस काल कोठरी से बाहर कैसे निकले। उधर जेड और कायल को एक बैग से स्विमिंग गॉगल्स मिलते हैं, लेकिन हाथ की हड़बड़ाहट में वे गॉगल्स टूट जाते हैं। ये छोटी सी नाकामी उनके हौसले पस्त कर देती है। तभी ऊपर समंदर की सतह पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को प्लेन का मलबा दिखाई देता है। जब ऊपर कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता तो वे हेडक्वार्टर को सूचना देते हैं। ईंधन कम होने के बावजूद कैप्टन सिर्फ 15 मिनट और रुकने का फैसला करता है। 2 जांबाज गोताखोर पानी में उतरते हैं और नीचे की ओर बढ़ते हैं। जल्द ही उन्हें डूबा हुआ प्लेन मिल जाता है। जब वे देखते हैं कि प्लेन की लाइटें जल रही हैं, तो उनके अंदर उम्मीद की किरण जागती है। अंदर से रोजा उन्हें देख लेती है और खुशी से चिल्लाने लगती है। सबको लगता है कि अब वे बच जाएंगे। एक गोताखोर प्लेन के छेद की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो मदद पहुंचा पाता, पीछे से एक विशाल शार्क बिजली की रफ्तार से उस पर झपट्टा मारती है। अंदर बैठे लोग उसे चिल्लाकर और इशारों से चेताने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के भीतर उनकी चीखें बेअसर रह जाती हैं। वो गोताखोर देखते ही देखते शार्क का निवाला बन जाता है। रेस्क्यू की आखिरी उम्मीद भी उनकी आंखों के सामने लहूलुहान हो
होकर खत्म हो जाती है। ऊपर हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म होने पर पायलट वापस मुड़ने का फैसला करते हैं। अब एवा हिम्मत जुटाती है। उसे लगता है कि गोताखोर का ऑक्सीजन टैंक शायद उसी छेद के पास होगा। वो जेड को साथ चलने को कहती है। उसे पानी में टैंक तैरता हुआ दिखता भी है, लेकिन तभी जेड का पैर फिसल जाता है और वो सीधे पानी में जा गिरता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक शार्क उस पर हमला कर उसके पैर को बुरी तरह जकड़ लेती है। एवा और डेनिलो उसे खींचकर वापस लाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क ने जेड का पैर घुटने के नीचे से काट दिया था। जेड की दर्दनाक हालत देख मार्टी रोजा को दूसरी तरफ भेज देती है। डेनिलो एक बेल्ट से जेड का पैर कसकर बांधता है ताकि खून का बहना रुक सके। जेड जब कांपते हुए कहता है कि उसे अपना पैर महसूस नहीं हो रहा, तो मार्टी उसे कड़वी हकीकत बता देती है कि उसने अपना पैर खो दिया है। ये सुनकर जेड का वो सपना चकनाचूर हो जाता है जिसमें वो ट्राइथलॉन में हिस्सा लेना चाहता था। हालात थोड़े संभलते हैं तो एवा लगेज कंपार्टमेंट में जाकर गोताखोर का सूटकेस ढूंढने का फैसला करती है। वो बहुत सावधानी से पानी भरे हिस्से में तैरती है जहां उसे एक ऑक्टोपस डरा देता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बैग लेकर वापस आ जाती है। लेकिन जब वे सामान खोलते हैं तो एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। वो इक्विपमेंट सिर्फ 4 लोगों के लिए ही काफी है। टूटे हुए दिल के साथ एवा अपने बॉयफ्रेंड जेड से गुहार लगाती है कि वो बस थोड़ी देर और हिम्मत रखे। वो उसे ढांढस बनाती है कि बाहर निकलने के बाद वे दोनों फिर से अलास्का जाएंगे, लेकिन जेड उदासी भरी आंखों से कहता है कि अब ये मुमकिन नहीं है। तभी सबकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है जहां कुछ तैर रहा होता है। नजारा देखकर मार्टी समझ जाती है कि जेड की सांसें अब थम चुकी हैं। वो भारी मन से एवा को बताती है कि वे उसे बचा नहीं पाए। एवा ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और जेड को वापस लाने की नाकाम कोशिश करती है। डेनिलो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन एवा रोते हुए कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना दर्द नहीं झेला। इसी बीच प्लेन एक बार फिर खिसकने लगता है और कॉकपिट बाकी मलबे से अलग हो जाता है। एवा को समझ आ जाता है कि अब पानी और तेजी से भरेगा, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। वे सब मिलकर योजना बनाते हैं कि लाइफ जैकेट से हवा के बुलबुले बनाए जाएंगे ताकि शार्क डर कर दूर भाग जाए। कायल पहले तो घबराता है और अपने बचपन के डूबने का किस्सा सुनाता है, लेकिन एवा उसे यकीन दिलाती है कि सिर्फ 2 मिनट की बात है और वे बाहर होंगे। कैबिन अब टूटने की कगार पर है। मार्टी कहती है कि उसे वेट सूट की जरूरत नहीं क्योंकि वो बचपन से तैराकी में माहिर है। एवा अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी विदाई देती है और तभी अचानक कॉकपिट गहरी खाई में गिर जाता है। एवा सबको निर्देश देती है कि घबराना नहीं है, उनके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन टैंक हैं, एक रोजा के लिए और दूसरा बाकी लोग बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे। मार्टी रोजा को हिम्मत देते हुए कहती है कि उसके दादा दादी ऊपर से उसे देख रहे हैं। फिर मार्टी अकेले में एवा से कहती है कि वो रोजा की रक्षा करे क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद सबकी रफ्तार धीमी कर देगी। एवा भारी मन से उसकी बात मान लेती है। तय योजना के मुताबिक एवा और रोजा सबसे पहले बाहर निकलती है। उनके पीछे डेनिलो और कायल भी होते हैं, लेकिन तभी मार्टी रुक जाती है और वापस एयर बबल की ओर लौट जाती है। वो आखिरी बार जमीन पर बैठकर अपने पति को याद करते हुए कहती है कि हमारी पोती का ख्याल रखना। इधर रास्ते में कायल अचानक घबरा जाता है और वापस मुड़ने की कोशिश करता है। तभी एक शार्क उसे अपना शिकार बना लेती है। डेनिलो ये खबर एवा तक पहुंचाता है, लेकिन एवा रोते हुए भी मिशन जारी रखती है। डेनिलो रोजा के साथ बाहर निकलता है और एवा आखिरी बार ऑक्सीजन लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। रास्ते में एक शार्क उसके करीब आती है, लेकिन वो कायल के शरीर की ओर मुड़ जाती है। इसी दौरान प्लेन का मलबा गिरने लगता है और एवा वापस नीचे की ओर खिंचने लगती है। अपनी आखिरी ताकत झोंक कर एवा एक पंख से बचते हुए बाहर निकलती है, लेकिन पानी के तेज बहाव में उसकी जैकेट काम नहीं करती और उसकी सांसें जवाब देने लगती हैं। कुछ ही सेकंड बाद वो बेहोशी की हालत में सतह पर पहुंचती है। होश आने पर उसे पानी में रोजा का टेडी बियर तैरता हुआ दिखता है, लेकिन रोजा और डेनिलो कहीं नजर नहीं आते। एवा घबरा जाती है। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। सैनिक रस्सी डालकर एवा को बचा लेते हैं और उसे बताते हैं कि रोजा और डेनिलो को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया है। रोजा अपनी दादी को याद करके रोती
होती है और एवा से लिपट जाती है। एवा उसे उसका टैडी लौटाती है, जिसे रोजा अपने दादाजी की याद में समंदर में फेंक देती है। आखिरकार बचे हुए लोग शहर वापस ले जाए जाते हैं। सबके दिल में एक ही एहसास होता है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी वे मौत को मात देकर जिंदा हैं। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।